क्लास +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आज हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज बेसिकली द गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस थ्योरम को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझना है। एरिया जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया को हम कंसीडर करते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। सपोज आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो लेंथ और ब्रेड्थ दी होती है तो आप निकाल लेते हो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलरली कोई अगर सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस r दे रखा है, आपको इसका एरिया निकालना होता है, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द फॉर्मूला बाय यूजिंग पाई r स्क्वायर। तो इससे आप एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जहां पे एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टडी किया जाएगा, यानी कि इस मैग्नीट्यूड के साथ में, ये मैग्नीट्यूड वैल्यूज हो गई हैं, इन मैग्नीट्यूड के साथ में आपको रिक्वायर्ड होगा डायरेक्शन भी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो या दोनों रिक्वायर्ड हो रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें ही वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा कि लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा, लेट्स सपोज ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेरा पेन बाहर को हो गया 90 डिग्री पे, तो ये यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, सो एरिया वेक्टर इट इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the surface or plane of surface, तो उसे कहा जाएगा आपका एरिया वेक्टर, जिसको सपोज आप रिप्रेजेंट करते हो n कैप से। तो अगर आप यहां पे ये एरिया ले रहे हो, ये एरिया, ठीक है जी, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा लेट्स सपोज ये n कैप या a कैप रख लीजिए। तो अगर एरिया वेक्टर n कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा a इनटू इट्स डायरेक्शन, सॉरी। सो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यानी कि अब ये यूनिट वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो आपका एरिया वेक्टर a कैप क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, सॉरी, a वेक्टर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू n कैप। दिस n कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस यूनिट वेक्टर represent the direction of area vector and this area vector is magnitude into its direction। समझ आया? और अगर आप बात करेंगे ओपन सरफेसेस की, सरफेस भी दो तरह के होते हैं पुत्र, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस का लोगे जैसे 2D में, 2 डायमेंशन में, 2D के अंदर जो एरिया वेक्टर होगा वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों हो सकता है। देखिए यहां पे इधर को परपेंडिकुलर है तो इसके पीछे भी परपेंडिकुलर हो सकता था। सो 2D के अंदर एरिया वेक्टर हैज 2 पॉसिबल डायरेक्शंस। इसका और इजी एग्जांपल लें अगर हम, लेट्स सपोज कर लीजिए आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, ये x, ये y और ये z। आप यहां पे कोई एक एरिया ले लीजिए, सपोज इसके साइड्स a हैं, ठीक है जी। अब एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ a स्क्वायर इनटू, अब इसके जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर की मदद से आप एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर मैंने बताया इसके इस एरिया के परपेंडिकुलर, दैट कैन बी आउटवर्ड्स एंड दैट कैन बी इनवर्ड्स। अगर आउटवर्ड लोगे तो k कैप हो जाएगा, अगर इनवर्ड लोगे तो a स्क्वायर माइनस k कैप हो जाएगा। सो ये दो पॉसिबल एरिया वेक्टर हैं फॉर ओपन सरफेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? अब अगर आप बात करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज सरफेस के अंदर हम 3 डायमेंशनली बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डायमेंशंस। तो 2 डायमेंशंस के अंदर फॉर एरिया वेक्टर यू हैज 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। बट अगर आप एरिया वेक्टर स्टडी करोगे फॉर क्लोज सरफेस यानी कि 3 डायमेंशन में,
तो जो एरिया वेक्टर आपने लेना है, जो कंसीडर करना है, दैट इज ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल, आउटवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि ये जो सरफेस है, लेट्स सपोज कर लीजिए, अब इस सरफेस का ये जो फेस देखिए आप, ये वाला फेस, इस फेस पे एक एरिया वेक्टर ये बनेगा, एक इसके अंदर भी बनेगा, लेकिन अंदर वाला आप नहीं लेंगे, तो यही एरिया वेक्टर लेंगे इसका, इस पे ये वाला, इस सरफेस पे, इस फेस पे जो पीछे रह गया ये वाला, ठीक है, नीचे वाले पे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सामने वाला और पीछे वाला रह गया, तो सामने वाले के लिए एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स नॉर्मल आउटवर्ड्स, और पीछे वाले के लिए पीछे को, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी एरिया वेक्टर आप कंसीडर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप एक स्फीयर लें, आप स्फीयर, इसको 3 डायमेंशन में स्फीयर की शेप लीजिएगा, स्फीयर पे एरिया वेक्टर अगेन अलग अलग पॉइंट्स पे आउटवर्ड होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे आउटवर्ड होगा, और आपको ये पता होगा कि अगर कोई लाइन नॉर्मली ड्रॉ की जाती है टू द स्फेरिकल और सेंटर टू द सर्कल सरफेस, तो वो पास हो जाती है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर्स होंगे, एंड दीज एरिया वेक्टर always passes through the center and it make an angle 90 degree with the surface। तो यही हो गए आपके एरिया वेक्टर फॉर 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द नंबर ऑफ electric field of lines crossing perpendicular to the plane surface। इसको डिनोट करते हैं तो हम फाई से, जैसे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से हम स्टडी करते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से भी होता है, इसलिए हम इसको फाई ई लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आएगी तो वहां स्टडी कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? कितनी की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब लेट सपोज कर लीजिए ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, हम सपोज करते हैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, और आपके पास ये रहा एरिया, ठीक है। मतलब एरिया का यूनिट एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर, ठीक है जी। डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर प्लेन सरफेस यानी कि 2D में है तो इसकी 2 एरिया वेक्टर हो सकते हैं, 2 एरिया वेक्टर, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड्स। जनरली कंसीडर करने के दौरान हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया और एक एरिया लिया। अब इस एरिया से आप देखें तो कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं? 2। एक एग्जांपल लें, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, तब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ द मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। आपको पहले बताया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा। अब हम सेम ही एरिया ले रहे हैं, लेट्स सपोज अब यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं? 1 2 3 4, यानी कि हम कह सकते हैं फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कह सकते हैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अनदर केस के अंदर सपोज एरिया बढ़ा के देखते हैं। एरिया तो लगा लीजिए 4 ही लाइंस हैं, इसी केस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट केस के हिसाब से ड्रॉ हो रही है। अब आप एरिया बढ़ा दीजिए। इफ यू इंक्रीज द एरिया, लेट्स सपोज, देन यू कैन सी कि एरिया बढ़ने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है। सो क्या मैं कह सकता हूं फाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ प्लेन, एरिया ऑफ सरफेस। तो इट मीन्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो ये फॉर्मूला
phi is equal to E dot A in vector terms is actual formula for electric flux, but this formula is true only when electric field is constant. जब electric field constant होगी तब, अगर electric field वेरी करेगी तो वेरिएशंस आएंगे, एरिया वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वेरिएशन आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया टू द सरफेस, पर यूनिट एरिया टू द सरफेस। ठीक है जी। अब लेट सपोज कर लीजिए आप प्लेन जो है उसको ऐसे रख रहे हो, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा पुत्र? ये। ठीक है जी। अब लेट सपोज आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्रॉस कराते हो एट एन एंगल थीटा टू द एरिया वेक्टर, टू द एरिया वेक्टर। तो ये रही अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पुत्र। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्रॉस होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्रॉस होती है। यानी कि अगर ई एंगल थीटा पे विद एन एरिया वेक्टर, ध्यान रखिए सरफेस के साथ एंगल नहीं है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। ऐसे सरफेस ये पड़ा है, मेरा हाथ सरफेस है, मेरी बात समझ में आई? तो अब ये एंगल थीटा जो है, दिस इज द एंगल थीटा, हम लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लीज ध्यान रखिए, इसके बेस पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है पुत्र? तो अब अगर मेरे को परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालना है तो मैं इसको दो में डिवाइड कर सकता हूं। सो एक हो जाएगा E cos थीटा, एक हो जाएगा E sin थीटा। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं फाई इज ऑल्सो इक्वल टू EA cos थीटा, EA cos थीटा, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन यही है। और अगर आप इसको भी चेक करो तो आपको +1 के अंदर डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट में भी A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। सो इट मींस these two formulas are correct if theta is the angle between area vector and electric field, then electric flux can be calculated by using a formula EA cos theta. E is electric field intensity, A is called area vector यहां था, अब मैं यही छोड़ लिया। cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड। सो लेट्स सपोज आपको एक सर्कल दे दिया, प्लेन सर्कल दे दिया जिसका रेडियस r है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉस कर रही है एट एन एंगल 60 डिग्री टू द सरफेस। अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कल। अब सबने आपने कर लिया है, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लूं। एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होगा इसका एरिया वेक्टर पुत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? पता नहीं सर। क्यों नहीं पता भाई? ये प्लेन है और ये एरिया वेक्टर है, तो टोटल 90 डिग्री। यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है 60 डिग्री पे, तो ये कितना रह गया? 30 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू गिवन होगी वो लिखिए। एरिया का फॉर्मूला सर्कल का क्या होगा? πr² और cos 30 √3/2। अब जिन्होंने 1/2 करके निकाला है उनका आंसर गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने थीटा का ध्यान नहीं दिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस। तो पुत्र सेकंड क्वेश्चन है, लेट सपोज आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है, उस क्यूब का साइड है A और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थ्रू दीज क्यूब्स क्रॉस हो रही हैं, जिसकी वैल्यू दी हुई है E0 इंटू आई कैप, और आपने वो रखा हुआ है अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, कुछ ऐसे एक्स जेड। ठीक है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है पिक्चर कैसी है, 2D में है 3D में है? 3D में है।
बस यहां से पॉइंट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि सर ये 3D इमेज है, 3D इमेज के अंदर जो एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द। तो पहली बात, इस क्यूब के कितने सरफेस हैं, कितने फेस हैं सर 6। अगर हम फेस की बात करें तो पहले मैं यही वाला फेस ले रहा हूं, एक फेस ये ले लीजिए पुत्र, एक इसके पीछे वाला होगा, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक ऊपर और एक नीचे। ध्यान से देखना, यहां पे एरिया वेक्टर बाहर को ए कैप, ए वेक्टर, ठीक है पुत्र, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको फर्स्ट दूं, सपोज फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट फेज, तो कितना फॉर्मूला आएगा पुत्र, ई डॉट ए, थीटा कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 1। तो ई डॉट ए का मतलब लिख दूं यहाँ पे ई डॉट ए, या फिर ई ए कॉस थीटा पूरा लिख देते हैं, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, ई नॉट, ठीक है पुत्र, ए कितना है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 प्लस में आ गया, ठीक है पुत्र। अब इसके ऑपोजिट साइन लीजिए, पहले बिल्कुल पीछे वाली पिक्चर, ये बिल्कुल पीछे वाला। अब यहां पे एरिया वेक्टर इसका पीछे को होगा पुत्र, क्योंकि अभी बताया नॉर्मली आउटवर्ड्स। अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये कर सकते हो, एक अंदर वाला लेना नहीं क्योंकि 3D में है, आपने 2D में लेना तो ये वाला लेना, ब्लैक पेन वाला। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रही है, इधर को, तो दोनों में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो इन सेकंड फेस, अगर ये फेस 1 है, ये सेकंड फेस है, इन सेकंड फेस पुत्र फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू, वेरी गुड, बस। सो ई नॉट ए स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर वाला सरफेस ले लेते हैं, सामने वाला फेस, ऐसे। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेड पेन की तरह, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 0, यानी कि अगर मैं ये 3 और पीछे वाला 4 लूं तो 5 3 और 5 4 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, पक्का। अच्छा, अब हम ऊपर वाला फेस लेते हैं, सबसे ऊपर, ठीक है पुत्र, सबसे ऊपर का फेस ऐसे, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, अगेन एंगल 90 डिग्री। तो यानी कि सर 5 5 और 5 6, यानी कि फेस अपर और फेस डाउन दोनों के थ्रू भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो गया पुत्र। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सर, इन सबको ऐड कर दो। सो फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, सो इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों भी कट जाएंगे और बाकी सारे 0 ही हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ना हो तब उसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा 0, नेट फ्लक्स होगा 0। सो यू कैन सी कि क्योंकि यहां से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी निकलेगा। अगर सिमेट्रिकल शेप है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी 0। सो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught time of the total charge enclosed in that surface. Let's suppose कर लीजिए आपने एक चार्ज रखा और उस चार्ज के अराउंड आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ठीक है जी। अब ठीक है, आप कहते हो कि जी इस स्फीयर के थ्रू बिकॉज ऑफ दिस चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कांस्टेंट हो तो आप फॉर्मूला लगा रहे थे फाई इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा, ठीक। लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट which is also equal to E into A। अब प्रॉब्लम है कि इसका एरिया कैसे लें, इसका एरिया वेक्टर कैसे लें। तो आप क्या कीजिए, जो हम नॉर्मल कंसेप्ट उठाते हैं कि आप छोटे छोटे एरिया काट लीजिए, इसका छोटा सा एरिया काट लो, ठीक है। तो इसका छोटे से एरिया का छोटा सा एरिया वेक्टर होगा DA कैप, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे छोटा सा फ्लक्स होगा D फाई,
डी फाई का फॉर्मूला होगा सर ई डॉट डी ए। ऐसे ही बहुत सारे आप छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स काट सकते हो, या ये कह लीजिए एक छोटे एरिया वेक्टर का आपने डी फाई निकाल लिया, तो अगर आपको टोटल फाई चाहिए थ्रू दिस होल एरिया, तब आप क्या करोगे सर, इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेट करोगे तो ई डॉट डी ए आ जाएगा। ई अगर कांस्टेंट है तो पुत्र वो बाहर, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर, एरिया ऑफ दिस होल स्फीयर, जिसको आप 2 मिनट के लिए ई ए लिख लीजिए, या फिर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो फ्लक्स का फॉर्मूला इस हिसाब से ये आ गया पुत्र, ए इंटू ए टोटल फ्लक्स। सो फ्रॉम दिस थ्योरम, गॉस थ्योरम की मदद से, गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं just by knowing the total charge enclosed in that surface, total charge enclosed in that surface। तो फॉर्मूला है phi is equal to E into 4 by r square, या phi is equal to E into A, जिस हिसाब से एरिया होगा उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने डिड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो भी देखिए E का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, सो फाई इज इक्वल टू के क्यू, के की वैल्यू पुट करते हैं पुत्र हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर आपने एज सच एरिया लिख दिया, जो कटता है काट दीजिए, आर स्क्वायर कटेगा, तो फाई इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही बात तो हम पहले भी कह रहे हैं, यही बात तो हम कह रहे हैं। तो चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बट द लॉ एंड फॉर्मूला इज सेम, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। सर अगर चार्ज बाहर होगा उसकी वजह से कोई फ्लक्स होगा नहीं, तो उस सरफेस पे नहीं होगा। अगर लगा लीजिए यहाँ पे चार्ज Q2 पड़ा है, यहाँ चार्ज Q3 पड़ा है, तो भैया इनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनकी वजह से, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा थ्रू दिस एरिया, थ्रू दिस इनक्लोज्ड एरिया। सो चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द सरफेस हैज नो कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्लक्स, यानी कि अगर गॉसियन सरफेस या सपोज इमेजिनरी सरफेस जहां से आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, अगर उसके बाहर कोई चार्ज पड़ा होगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा फ्लक्स के ऊपर, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड और इनसाइड चार्जेस की वजह से अलग अलग पॉइंट्स में, पर फ्लक्स नहीं होगा। एंड फ्लक्स डज नॉट अफेक्टेड बाय साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, बिकॉज फॉर्मूला भी आपको बता रहा है कि मेरे अंदर कोई साइज और शेप का इशू नहीं है। लगा लीजिए आपने ये एक चार्ज रखा है प्लस क्यू पुत्र, आप सबसे पहले इस सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है जी। ये रेडियस r है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी सर, ये निकलेंगे, सर ये निकलेंगे, सर ये निकलेंगे, सर ये निकलेंगे, लेट्स सपोज, है ना। अब इसका रेडियस आप डबल कर दीजिए, तो उससे कितनी निकलेंगी सर, सेम ही निकल रही है, क्योंकि चार्ज तो अंदर ही पड़ा हुआ है। इससे और रेडियस आप डबल कर दीजिए, सपोज ये 2r कर दिया, लेट्स सपोज ये 3r कर दिया हमने रफली, है ना। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं सर, सेम ही निकल रही हैं। तो यू कैन से कि साइज का कोई इफेक्ट नहीं है। सेम अगर आप शेप की बात करें, लगा लीजिए आप स्फेरिकल शेप में चार्ज को रखें, या आप कॉनिकल शेप में फ्लास्क को रखें, अगर चार्ज इनसाइड पड़ा है, मैं फिर कह रहा हूं अगर चार्ज इनसाइड पड़ा है तब की बातें हो रही हैं ये सारी। चार्ज आउटसाइड होगा तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा अभी पता लग जाएगा। अगर आप सिलेंड्रिकल शेप ले लो, चार्ज कहां पड़ा है सर जी, अंदर, तो फ्लक्स सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए उतना ही निकलेगा, ये देखो ऐसे निकलता रहेगा, ठीक है पुत्र। अब इसका आप साइज और शेप वेरी कर रहे हो तो फ्लक्स की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, अपने अपने चार्ज के हिसाब से वेरी करेगी। कितना चार्ज, अगर Q की वैल्यू सेम रखी है तो ये भी सेम होगा, तब फ्लक्स सेम होगा। तो पुत्र ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है 3 डायमेंशनली, तो वहां पे आप ड्रॉ कर लेते हो।
तो गॉसियन सर्फेसिस आर स्पोज्ड सर्फेसिस विच आर क्लोज्ड. Why closed? Because Gauss law holds good only for the closed surfaces. सिर्फ closed surfaces के लिए ही Gauss law सही बैठता है. Gaussian surface should not cross any discrete charge. ये very important point है कि Gaussian surface जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो किसी भी चार्ज को काटे ना. चार्ज उसके इनसाइड या आउटसाइड हो सकता है. जो आउटसाइड चार्ज होगा और जो इनसाइड चार्ज होगा वो दोनों मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेंगे, बट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ओनली बिकॉज ऑफ द इनसाइड चार्ज. फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इनसाइड जो अंदर चार्ज है. ठीक है पुत्र. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सिमेट्रिकल शेप्स. फॉर द सिमेट्रिकल शेप एंड चार्ज शुड बी इनसाइड द शेप. इसको और समझाते हैं. तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ सिलेंडर हुज लेंथ इज L/2 और फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज R. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे हमें याद रखना है कि गॉस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर क्लोज सर्फेसेस, नंबर 1. सेकंड, इट होल्ड्स गुड फॉर अ सिमेट्रिकल शेप्स. सिमेट्रिकल शेप. तो यानी कि अगर ये चार्ज अंदर होता फिर तो बात खत्म हो गई थी. चार्ज लेकिन बाहर पड़ा है. अब आप क्या कीजिए, अब आप एज्यूम कर लीजिए कि एग्जैक्टली L/2 का इसके ऊपर भी एक सिलेंडर और पड़ा हो. ठीक है पुत्र. तो उस हिसाब से ये चार्ज बीच में आ जाएगा. तो ये L/2 हो गया. टोटल लेंथ L हो जाएगी एक तरह से इसकी. ठीक है पुत्र. तो इस सपोज्ड गॉसियन, ये पूरा ये L लेंथ वाला जो हमने सपोज सिलेंडर लिया है, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ऐसे लिख लूं सर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है पुत्र. यानी कि यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं वो कैसे निकल रही होंगी? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे निकल रही होंगी ना पुत्र. तो ऐसे ही नीचे से भी निकल रही होंगी भाई. फिर आपसे कहां का पूछा? सिर्फ हाफ सिलेंडर का. तो क्या मैं फाई थ्रू गिवन सिलेंडर लिख सकता हूं यहाँ पे? सर जितना वो आया है उसको हाफ कर दो, क्योंकि ऊपर वाला रब हो जाएगा, वो तो है नहीं, वो एज्यूम किया गया है. तो ओनली थ्रू नीचे वाला सिलेंडर हुज लेंथ इज L/2. तो क्या आ जाएगा पुत्र? Q/2 एप्सिलॉन. Q/2 एप्सिलॉन. ये समझ में आया? ऐसे अब इसका भी कर सकते हो आप. इसका भी आप सपोज कर लीजिए आप एक सिमेट्रिकल शेप पूरी कर दो. इसको फुल स्फीयर बन गया पुत्र. इस फुल सरफेस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है Q है. सर इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना आएगा? सर Q/एप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमें चाहिए सिर्फ हाफ के थ्रू, तो हाफ वाला तो रब हो जाएगा. तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना आएगा? इस हिसाब से Q/2 एप्सिलॉन नॉट. समझ आया पुत्र? अब लेट्स सपोज एक और केस पकड़ लीजिए आप. एक प्लेट लीजिए जिसका साइज जो है वो है A. ठीक है. एक चार्ज आप रखते हो एग्जैक्टली A/2 पे. ये A/2 है. यहां पे आपने चार्ज प्लस Q रखा. अब आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट. फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट जिसका साइज, लेंथ और ब्रेड्थ A. कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अगर चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है तब आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो. अगर ऊपर नीचे होगा तो नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा. ठीक है ना? अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए, ऐसे ऐसे 6 फेस ड्रॉ करके देखो, जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं. क्या बन गया पुत्र? क्यूब बन जाएगा. ठीक है. इसको थोड़ा सेंटर से हमें ले लें ताकि अच्छा लगे कि हाँ भैया यहाँ पे पड़ा चार्ज A/2. ठीक है पुत्र. यानी कि ये जो चार्ज है इस सपोज्ड पूरे क्यूब गॉसियन सरफेस, इस सपोज्ड गॉसियन सरफेस के थ्रू अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस करा रहा होगा. तो वो कितनी होंगी? सर फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट. फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट. लेकिन आपको सिर्फ ब्लैक वाले फेज की तरफ से पूछा है. तो टोटल फेज कितने हैं? 6. टोटल फेज कितने हैं? 6. तो फाई थ्रू गिवन फेज कितना होगा पुत्र? सर Q/6 एप्सिलॉन. Q/6 इंटू एप्सिलॉन.
तो अगर चार्ज इसके सेंटर में रखा हुआ है, चार्ज अगर इसके क्यूब के सेंटर में रखा है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इस क्यूब के एक फेस से आपसे पूछा है कि फ्लक्स कितना है अगर चार्ज सेंटर पे रखा है, तो अभी हम करके आते हैं क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट थ्रू ईच फेस। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं, चार्ज को इसके एक कॉर्नर पे रखते हैं, सेंटर में नहीं रखते, यहां रख दिए प्लस क्यू चार्ज। अब कितना फ्लक्स होगा थ्रू दिस क्यूब, बताइए। चार्ज को आप इस रूम के एक कॉर्नर पे एज्यूम कर लीजिए और वो स्फेयर जो है आपके इस रूम में कितना हिस्सा उस चार्ज का उस स्फेयर का अवेलेबल होगा, उसके हिसाब से अवेलेबल होगा। नहीं समझ आया तो देखो, सपोज यहां पे अगर कोने पे हम एक चार्ज को रख दें, तो 1 2 3, देखो पुत्र, अगर ये 3D में मैंने ऊपर से फोटो खींची 2 मिनट के लिए, तो 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, 4 रूम्स में स्फेयर नीचे नीचे वाले रूम्स में शेयर हो रहा है, ऐसे ही 4 इसके ऊपर होंगे, है ना, नीचे वाले 4 रूम, नीचे 4 ऊपर वाले रूम, तो टोटल कितने हो गया 5 6 7 और 8। तो यानी कि 8 रूम्स के अंदर आपका एक स्फेयर शेयर हो रहा है, यानी कि आपके रूम में उसका कितना हिस्सा आ रहा है, सिर्फ 1/8, सिर्फ 1/8। तो इस हिसाब से यहां पे फाई कितना होना चाहिए सर, Q/8 बाय एप्सिलॉन थ्रू दिस स्फीयर, दिस क्यूब, थ्रू दिस क्यूब। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज इसी क्यूब को हम फिर से ड्रॉ करते हैं और इस क्यूब को अब हम कवर करते हैं बाय ऑल अदर क्यूब्स। ठीक है पुत्र, अभी मैं नीचे वाले 4 बनाए हैं, 4 इसके ऊपर भी होंगे। क्लियर हो गया। अब आपसे कहा जाए कि सिर्फ इस फेस के थ्रू बताइए, एक फेस के थ्रू, जब एक फेस के थ्रू निकालना है, जब चार्ज सेंटर पे था, चार्ज सेंटर पे था तो फाई आया था, याद कीजिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन। अगर चार्ज वर्टिसिस पे पड़ा है, कोने पे पड़ा है, तो उसकी वजह से टोटल चार्ज आया Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर चार्ज वर्टिसिस पे पड़ा है और उस टाइम पे भी आपको इस फेस के थ्रू चाहिए, बाकी अभी और कोई बॉक्स नहीं था, तो यानी कि इसका 6th पार्ट कट जाना चाहिए। अब यहां पे आप क्या कह रहे हो कि भैया नीचे भी बॉक्स है, ऊपर भी बॉक्स है, नीचे भी बॉक्स है और ऊपर भी बॉक्स है, ऐसे। चलो ऐसा सा एक बना के दिखा दिया। ठीक है, मतलब चार्ज पड़ा है आपका, ये पड़ा है प्लस Q। अब आपके इस फेस के थ्रू या किसी भी क्यूब के एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस होगा वो बताइए। जनरली हमारे पास 6 फेस हैं, तो क्या लगता है कि फ्लक्स जो होगा वो होगा Q/8 × 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q/48 एप्सिलॉन। लगता तो ऐसा ही है, पर ये गलत है, क्योंकि भैया उसके 3 हिस्से तो आपने छुपा रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, पीछे वाला फेस कवर्ड है, वहां से फ्लक्स निकल नहीं सकता, इधर वाला फेस कवर्ड है, वहां से भी नहीं निकल सकता, ऊपर वाला भी कवर्ड है सर, कवर्ड है ना पुत्र, तो कहां से निकलेगा, सिर्फ इन तीनों से, एक ये वाला, एक नीचे वाला और एक सामने वाला। सिर्फ यही 3 फेस तो ओपन है, बाकी सारे तो ब्लॉक कर दिए गए। तो यानी कि जो टोटल फ्लक्स आ रहा है 8/एप्सिलॉन नॉट, उसका 3rd हिस्सा यानी कि फाई = Q/8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3 पार्ट आपके स्पेस से निकलेगा, जो कितना होगा 24 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन।